मॉर्निंग एवरीवन। रसायन के कालांश रसायन की पाठशाला में आज मैं आपके समक्ष हेलो एल्केन्स के रासायनिक गुणों के अंतर्गत उसका अंतिम रासायनिक गुण धातुओं के साथ अभिक्रिया का टॉपिक लेके आया हूं। आज के कालांश में हम हेलो एल्केन्स की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। बच्चों, मैंने अभी तक इसके जो भी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ाई हैं, मैं आशा कर रहा हूं आपको उपरोक्त सभी प्रॉपर्टीज की केमिकल रिएक्शंस, उनकी मैकेनिज्म बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। यदि अब भी आपको कोई डाउट है तो आप अवश्य मुझे व्हाट्सएप या यूट्यूब के माध्यम से मैसेज करें। और यदि आपको यहाँ पठन पाठन सही लग रहा है तो लगातार बने रहें। अपने जो भी साथी मित्र साथी सहपाठी हैं उनको भी इस चैनल पर ज्वाइन करके पढ़ाई के लिए प्रेरित करें। चलिए आइए आज की नई हेडिंग लगाते हैं, हेलो एल्केन्स की धातुओं के साथ रासायनिक अभिक्रिया। इसके अंतर्गत पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे बच्चों, सोडियम धातु के साथ क्रिया। किसके साथ? सोडियम धातु के साथ क्रिया। हम पहले एल्काइल हैलाइड या हेलो एल्केन्स की सोडियम धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे। यह फेमस रिएक्शंस वुड्स रिएक्शन कहलाती है। कौन सी रिएक्शन कहलाती है बच्चों? यह वुड्स रिएक्शन कहलाती है। बहुत आती परीक्षाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए अपनी पेन कॉपी उठा लीजिए, इस हेडिंग को लगाइए कि जब क्या होता है जब एल्काइल हैलाइड्स सोडियम धातु के साथ रासायनिक अभिक्रिया करता है। सामान्यतः क्या होता है बच्चों, जब एल्काइल हैलाइड को सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में, किसकी? ड्राई ईथर की प्रेजेंट में रिएक्ट कराते हैं तो एल्केन्स बनते हैं। क्या बनते हैं बच्चों? एल्केन्स बनते हैं। एल्काइल हैलाइड सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में केमिकल रिएक्शन करके एल्केन्स बनाता है। एक एग्जांपल लिखते हैं। अच्छा, हम 2CH3Br प्लस 2Na और कंडीशन ड्राई ईथर है तो CH3 बन जाएगा और 2NaBr निकल जाएगा। अर्थात ये क्या बन गया? एथेन बन गया। क्या बन गया? एथेन बन गया। और एक रिएक्शन लिखें, 2C2H5Br प्लस 2Na गिव्स C2H5 और 2NaBr निकल गया। यह ब्यूटेन बन गया। अर्थात हम एक बात देख रहे हैं बच्चों, यहां पे एक बात हम देख रहे हैं, जो कार्बन चेन है वह इंक्रीज हो रही है। अभी तो कार्बन इंक्रीज में भी अभी कार्बन चेन डबल हो रही है। तो जब भी इंटरचेंज आता है वह कार्बन चेन इंक्रीज हो रही है या उस इंक्रीज में भी कार्बन चेन डबल हो रही है तो हम यह रिएक्शन लगा सकते हैं। यहां जो हमें पेरेंट्स कार्बन होगा, जो रिएक्टेंट का कार्बन होगा, प्रोडक्ट उससे डबल कार्बन वाला एल्केन मिलेगा। तो जब भी कार्बन चेन इंक्रीज करना हो, हमें इंटरचेंज करना हो, कन्वर्जन करने हो जब हमें, उस कन्वर्जन में इसका बहुत यूज होता है क्योंकि इसमें कार्बन चेन कैसी हो रही है? डबल हो रही है। एक बात तो इसकी ये नोट करना है, यानी इसमें कार्बन चेन डबल हो रही है। दूसरी बात देखें, यदि हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लें, क्या कह रहा हूं मैं? यदि हम दो डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स ले लें, अलग अलग एल्काइल हैलाइड ले लें, हमने ले लिए यहां पे CH3Br प्लस 2Na और C2H5Br। अब क्या होगा? सामान्यतः क्या होगा? 2NaBr निकल जाएगा और CH3 में
C2H5 जुड़ जाएगा, अर्थात प्रोपेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा बच्चों? प्रोपेन। लेकिन यहाँ पे कुछ संभावनाएं और भी हैं, क्योंकि जब हम रिएक्टेंट स्पीशीज लेते हैं, रिएक्टेंट कंपाउंड लेते हैं, तो उसके कई मॉलिक्यूल्स होते हैं एक साथ, बहुत से मॉलिक्यूल्स एक साथ होते हैं। एक संभावना यही भी है, ये दोनों आपस में Na के साथ मिलकर ये CH3 से CH3 भी जुड़ सकता है, और यहाँ पे CH3 बन सकता है। C2H5 से C2H5 जुड़ सकता है, तो C2H5 बन सकता है। ये भी संभावना यहाँ पे बच्चों है, अर्थात यहाँ पे एथेन बनेगा और यहाँ पे ब्यूटेन बनेगा। अर्थात जब हमने दो अलग अलग एल्काइल हैलाइड्स लिए, दो एल्काइल हैलाइड्स डिफरेंट लिए यदि हमने, तो हमें बहुत से एल्केन्स मिल गए। प्रोपेन मिल गया, एथेन मिल गया, ब्यूटेन मिल गया। इसका मतलब यह हुआ, दूसरा पॉइंट यह आया इसका, कि यदि हम विभिन्न एल्काइल हैलाइड लें, क्या लें? विभिन्न एल्काइल हैलाइड लें, एल्काइल हैलाइड वो कौन से लें? अलग अलग लें, तो एल्कीन का मिक्सचर प्राप्त होता है। क्या होता है? मिक्सचर प्राप्त होता है। अर्थात यदि हम अलग अलग एल्काइल हैलाइड लेंगे तो हमें एल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होगा, जिसको सेपरेट करना आसान नहीं है, थोड़ी कठिनाई से सेपरेट होगा। अतः यह रिएक्शन प्रेफर किसके लिए होती है? इवन एल्काइल हैलाइड्स के लिए। किसके लिए प्रेफर होती है? इवन एल्काइल हैलाइड्स के लिए, अर्थात सेम नंबर होना चाहिए दोनों एल्काइल हैलाइड के कार्बन का। यानी तीन बातें मिल गई हमें। पहली बात क्या मिल गई हमें? कि इसमें कार्बन चेन को डबल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या मिल गई? यदि हम डिफरेंट एल्काइल हैलाइड लेंगे, उनकी सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में केमिकल रिएक्शन कराएंगे, तो हमें डिफरेंट एल्काइल हैलाइड्स का मिक्सचर प्राप्त होगा। अतः यह रिएक्शन सबसे ज्यादा सूटेबल तब है जब हमारा एल्काइल हैलाइड इवन हो। इवन का मतलब एक ही हो। सिंगल एल्काइल हैलाइड होगा तो उससे डबल कार्बन वाला एल्केन्स हमें मिल जाएगा। ये बात आपको याद रखनी बेटा, बहुत आती है। चलिए और एग्जाम्पल कर लें, कुछ एग्जाम्पल और कर लें। आपको एक केमिकल रिएक्शन दी हुई है और यहां लिखा हुआ है बच्चों Na और ड्राई ईथर। आपको केमिकल रिएक्शन देख के पहचानना है, रिएक्टेंट के ऊपर जो कंडीशन है उनसे भी पहचानना कि आप तुरंत समझ जाएंगे ये बुट्स रिएक्शन है। बैलेंस की हुई नहीं रहती है, ध्यान रखना बेटा, है ना। अच्छा, और लिखे हम, दिया है और लिखा है Na ड्राई ईथर, ये A लिखा है, या ये मानो A लिखा है, ये B लिखा है, ये C लिखा है। एक और लिख दे रहा हूं मैं, चौथी और लिख दे रहा हूं, लिखा है यहां पे प्रोडक्ट में ये प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसमें भी Na और ड्राई ईथर है, इनमें A B C D को आपको पहचानना है। इनमें क्या करना है बच्चों? आपको A B C D को पहचानना है। ये अलग अलग तरह के बुट्स रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। कंडीशन से हमें समझ में आ रहा है कि यह रिएक्शन बुट्स रिएक्शन है। देखिए, बेसिक बात आपको ध्यान रखनी है, बुट्स रिएक्शन में चूंकि एक ही प्रकार का एल्काइल हैलाइड ले रहे हैं अभी हम, उसी के लिए ज्यादा सूटेबल है। तो हम जानते हैं एल्काइल हैलाइड
डबल हो जाता है। क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। ये साइक्लो एल्काइल हैलाइड्स है, अर्थात ए की वैल्यू होगी बच्चों, जहां हेलोजन लगा है वहां से लिंक होगा। ये भी याद रखना है आपको बेटा। बाइफिनाइल बनेगा, क्या बन जाए, सॉरी, डाइसाइक्लोहेक्सेन बनेगा। तो क्या कह रहा हूं मैं आपको क्या याद रखना है, जहां हेलोजन है वहां से लिंक होना है दोनों को, ठीक है ना। यानी कैसे लिंक हुआ होगा आप देखें, अगर यहां पे एक हेलोजन यहां लिखना है और एक हेलोजन को यहीं लिख देना है और दोनों को यहां लिंक कर देना है। जहां हेलोजन आएगा वहां लिंक हो जाएगा। इसको देखें, ये वाली रिएक्शन देखें, थोड़ा थोड़ा व्यतिरिक्त दिख रहा है। इसको क्या करेंगे हम, कैसे लिख लें, ये आपने नोट कर लिया है ना। इसको हम क्या करेंगे, इस तरह लिख लेंगे CH3 CHCl और CH3। अब दूसरा हाइड्रोजन आएगा उससे अपोजिट आके जुड़ जाएगा, यानी बी क्या बनेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CH CH3 और ये CH3 और CH3 आ जाएगा। इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ, ठीक है ना। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड को बुश रिएक्शन लगाई, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन बन गया। आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये डबल हो रहा है। ये जो है यहां पे ऐसे ऐसे दो ग्रुप हैं, इन दोनों के बीच में क्या रही होगी, हेलोजन रही होगी। हेलोजन से हेलोजन को आपको अलग कर देना है, वह NaCl NaBr NaI जो होगी उसी के क्रम में निकल जाएगी, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। और देखें, अच्छा यहां पर प्रोडक्ट और लिख दें 2NaBr और यहां पे भी लिख दें माइनस में 2NaCl, क्योंकि Cl लिखा है ना इसमें इसलिए। अच्छा आप करें इसमें लिख दें माइनस 2NaCl। चलिए इसको देखें हम, सी देखें। आप ये पहचाने डबल कहां से है, ये डबल कहां से है, यहां से ये डबल है, ऐसे ऐसे दो हैं, जहां दो आ जाए ना वह रिएक्टेंट होता है। अर्थात चूंकि हेलोजन Br है तो यहां पे हटा के बीच में एक Br यहां लगा देंगे, एक Br यहां लगा देंगे, यानी क्या बन जाएगा, CH3 का होल ट्वाइस CHBr बन जाएगा। रिएक्टेंट C क्या हो गया, CH3 का होल ट्वाइस CH और Br आ गया। यहां पे NaCl निकला है। दो एक से देखे कहां है, यह और यह एक सा है, ये वाला और ये वाला दोनों एक समान है, तो निश्चित। और हेलोजन कौन सी है, हेलोजन क्लोराइड का है, यानी क्या बनेगा, CH3 CH2 CH CH3 और यहां पे Cl हेलोजन है। तो हेलोजन आ गई। प्रश्न था कि इसमें रिएक्टेंट को पहचानना है, पहचान लिया, उसका नाम लिखना, तो नाम भी लिख देंगे, नाम लिखना आपको आता ही है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। बुश रिएक्शन आपको क्लियर हो गई ना। बहुत से एग्जाम्पल आ सकते हैं बच्चों, कंडीशन देख के ज्यादातर एग्जाम्पल आएंगे। आपको क्या याद रखना है कि इसमें कार्बन चेन डबल होने के लिए सबसे ज्यादा सूटेबल रिएक्शन है, एक ही तरह का एल्काइल हैलाइड लेना है हमें। अगर हम अलग अलग ले लेंगे तो एल्केन्स का मिक्सचर प्राप्त होगा, इसके लिए विधि ज्यादा सूटेबल नहीं है, इसलिए इवन एल्काइल हैलाइड के लिए सूटेबल है। कुछ एग्जाम्पल थे, इनको नोट कर लो बच्चों, फिर मिटा के अगला एग्जाम्पल बताते हैं। दूसरी हेडिंग लगाते हैं, रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम धातु से एल्काइल हैलाइड किस तरह रासायनिक अभिक्रिया करता है। जब भी एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में किसकी रिएक्शन करता है तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है। क्या बनता है बच्चों, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, जिसको कि ग्रेनाड रिएजेंट क्या कहते हैं इसको। ये फेमस केमिकल है जिसको विक्टर ग्रेनाड ने डिस्कवर किया था बच्चों। इसके डिस्कवरी के बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कन्वर्जन थे उनमें क्रांति आ गई थी। इससे मोस्ट ऑफ कन्वर्जन हो जाते थे बच्चों, है ना। और उनकी इस उपलब्धि के लिए उन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया। विक्टर ग्रेनाड
इन्होंने इसकी खोज की थी। इसके बहुत से एग्जाम्पल्स हम अगले अगले जो आपके लेसन आएंगे उनमें पढ़ेंगे, एल्कोहल्स में पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ेंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बहुत व्यापक यूज है, एमाइंस में भी है बच्चों इसका यूज। क्या कह रहा हूं मैं, एल्काइल हैलाइड्स को मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो एक नया फेमस मैजिक कंपाउंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है। बहुत यूटिलिटी का कंपाउंड है, बहुत सारे इसकी यूटिलिटी होती है, बहुत सारे केमिकल इससे बनाए जा सकते हैं। एक एग्जाम्पल लिख लें बच्चों, C2H5Br प्लस Mg, कंडीशन तो वही है, क्या बन गया C2H5MgBr, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। कोई भी एल्काइल हैलाइड ले सकते हैं हम, उससे एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाएगा। इसको आगे बढ़ाने से पहले बच्चों इसकी थोड़ी सी मैकेनिज्म की हल्की सी चर्चा कर लें। वैसे 11th का टॉपिक है, 11th तो बहुत विस्तृत व्याख्या है, एक सूक्ष्म डिटेल इसकी ले लें, क्योंकि इसके कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा कभी कभी। इसका हम इंटरमीडिएट जानना चाहते हैं, इसका इंटरमीडिएट क्या रहा होगा। सबसे पहले क्या होगा बेटा, जो मैग्नीशियम मेटल है इसके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 282 होता है ना। ये पहले एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, पहले क्या होगा, पहले यह एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। ये बात ध्यान रखना बच्चों, रिएक्शन के बाद मैकेनिज्म आती है, रिएक्शन के हिसाब से मैकेनिज्म लिखी जाती है। मैकेनिज्म बताना इसलिए आवश्यक है, कभी कभी ऑप्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चन आ जाते हैं प्रकाशिक समावयवता के, जिसमें कायरल कार्बन के आते हैं, तो उसको समझाना बकाया, तो ये टॉपिक ज्यादा बड़ा नहीं है यहाँ पे। एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Mg प्लस बनाया, अर्थात इसके अब आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन रह गया जो अभी बचा हुआ है, जो कि मतलब जो कोवैलेंसी कर सकता है, ठीक है ना। एल्काइल हैलाइड में क्या हुआ, एल्काइल हैलाइड जब आया, क्योंकि इसमें हैलोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो इस पे नेगेटिव रहा होगा, इस पे पॉजिटिव, ये पोलर बॉन्ड होगा, और इसका जब डिसोसिएशन हुआ तो इस ऑर्डर में ये बना, इस ऑर्डर में ये बन गया, ठीक है ना। इस पे प्लस और इस पे माइनस। अब होगा क्या बच्चों, ये जब एल्काइल का प्लस, Mg पे प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन भी है, और X का माइनस है, ये जो प्लस है ये वाला, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यह कार्बन ले लेगा और इस पर ऑड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, अर्थात ये फ्री रेडिकल बनाएगा। यह क्या करेगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाकर इससे जुड़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, RMgX। यहां रहेगा नेगेटिव, यहां रहेगा पॉजिटिव, और ये जो बॉन्ड है यह 50% आयोनिक रहेगा और 50% कोवैलेंट रहेगा। हमें मेन इससे चर्चा करनी है, हमें किससे चर्चा करनी है बच्चों, मेन हमें इस बात को जानना था कि यहां इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनेगा। बकाया हमें इस बात को ज्यादा आवश्यकता नहीं है, हमें आपको ये बात समझानी थी, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन बनाने की रिएक्शन होती है, इसका इंटरमीडिएट क्या होता है, इसका इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल होता है। अब आपसे कोई क्वेश्चन करता है C2H5HCH3 और यहां लिखा है ये बेंजीन बनाया, मान लो हैलाइड तो ले आए थे हमने, हैलाइड ही ले लें यहां पे। अच्छा, यहां ले लिया एक हैलोजन और यहां पे ले लिया H। प्रश्न आया, इसकी मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर की उपस्थिति में रिएक्शन हमें करानी है, आपका प्रोडक्ट क्या होगा, ठीक है ना। क्योंकि यह कायरल कार्बन है, यह कायरल कार्बन है, क्योंकि इसकी चारों बैलेंसियां कैसी हैं, अलग अलग हैं, अर्थात असममित कार्बन है, इसकी चारों बैलेंसियां अलग अलग हैं, तो इसका जो प्रोडक्ट बनेगा वह ऑप्टिकल एक्टिव हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव हो सकता है, उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री चेंज हो सकती है।
हम यहाँ जान चुके कि इंटरमीडिएट यहाँ पे कार्बोकैटायन सॉरी फ्री रेडिकल बनता है, और फ्री रेडिकल में क्या होता है बच्चों, सामान्यतः sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और इसके जो ये sp2 में क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो ट्राइगोनल प्लेनर कैसा हो जाएगा, इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना। यहां पे एक CH3 आ गया, यहां पे एक H आ गया, और यहां पे C2H5 आ गया। जब इसमें से हेलोजन निकल जाएगा तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड्स में से हेलोजन निकलने के पश्चात। ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन का, ये तो एक ही प्लेन में हो गए, ये जो ऑड इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल्स है वह प्लेन के ऊपर नीचे कहीं भी हो सकता है। अब जब मैग्नीशियम आएगी तो यहां से भी अटैक कर सकती है, और मैग्नीशियम यहां से भी अटैक कर सकती है। मैग्नीशियम इसके प्लेन के ऊपर से भी अटैक कर सकती है, और प्लेन के नीचे से भी अटैक कर सकती है। जब यह मैग्नीशियम ऊपर से अटैक करेगी, इसको हेलोजन को ऐसे कोई बात नहीं लिखा है, तो जब यह मैग्नीशियम ऊपर से अटैक करेगी तो यह रिटेन हो जाएगा मॉलिक्यूल, अर्थात इसका कॉन्फ़िगरेशन रिटेन हो जाएगा, वही का वही मॉलिक्यूल रहेगा, केवल प्रोडक्ट में Mg आ जाएगा। यानी क्या होगा, CH3H C2H5 MgCl बनेगा। यानी क्या होगा, ये रिटेन हो गया, जो कॉन्फ़िगरेशन था वही रहा। लेकिन यदि मैग्नीशियम रियर साइड से या नीचे से आएगा या बैक साइड से आएगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन में इन्वर्जन हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन अगर डेक्स्ट्रो था तो लेवो हो जाएगा प्रोडक्ट का। यानी क्या हो जाएगा प्रोडक्ट में, जब प्रोडक्ट बनेगा तो यहां पे Mg आएगा, CH3 ये आ गया, और यहां पे आ गया MgCl, और ये H है, और ये C2H5, अर्थात ये क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। तो जो प्रोडक्ट होगा वह रेशमिक मिश्रण, क्या होगा, रेशमिक मिश्रण होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, रेशमिक मिश्रण होगा। अगर कायरल कार्बन आ जाएगा तो कहानी बदल जाएगी बेटा, कहानी दूसरी हो जाएगी। अब जो प्रोडक्ट बनेगा उसकी हमें ऑप्टिकली भी देखना पड़ेगा कैसा होगा। प्रोडक्ट का नेचर ऑप्टिकली कैसा होगा, इनएक्टिव होगा, था ध्रुवण अघूर्णक होगा। ये प्लस और माइनस का मिक्सचर होगा। अगर ये डी है तो ये तो डी बनेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट एल बनेगा, और एल बनने के कारण डीएल का मिक्सचर बनेगा, और इसको रेशमिक मिक्सचर बोलेंगे। तो जब भी कायरल कार्बन आ जाएगा तो आपकी कहानी बदल जाएगी, और आपको प्रोडक्ट रेशमिक मिक्सचर होगा, और यह ध्रुवण अघूर्णक होगा। ठीक है ना, इस बात को समझ रहे हैं। चलिए थोड़ी एक बात आगे और बढ़ाते हैं। एक दो प्रश्न और भी डाले जाते हैं बेटा आपके। इंटरमीडिएट की बात तो हो ही गई है, इंटरमीडिएट कैसे बनता है, आपको याद क्या क्या रखना है। देखिए भाई, सबसे पहले आपको याद रखना है इसमें इंटरमीडिएट क्या बनता है, इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल बनता है। दूसरी बात, यदि असममित कार्बन वाला, यदि असममित कार्बन वाला एल्काइल हैलाइड प्रयुक्त किया जाए तो जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट कैसा होगा, रेशमिक मिश्रण होगा। प्रोडक्ट कैसा होगा, रेशमिक मिश्रण होगा, और वह ध्रुवण अघूर्णक होगा, रेशमिक मिक्सचर होगा, और वह ध्रुवण अघूर्णक होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा अगर कायरल कार्बन वाले एल्काइल हैलाइड को हम लेंगे तब। तीसरी बात हम समझे बच्चों, जो बहुत महत्वपूर्ण है, यहां ईथर का क्या यूज है, किसका, ड्राई ईथर।
पहली बात तो ईथर देखे फिर ड्राई देखेंगे, है ना। पहले हम देखा क्या ईथर का क्या यूज है। बच्चों क्या होता है सामान्यतः जब यह रिएक्शन हो रही होती है गिरगनाट रिएजेंट बनने की, जैसे हम लिखा इथाइल ब्रोमाइड और मैग्नीशियम की रिएक्शन जब हो रही होती है तो यह रिएक्शन बेटा रिवर्सिबल होती है। कैसी होती है? उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। हमें फॉरवर्ड रिएक्शन को फास्ट करना था, क्योंकि एक स्थिति ऐसी आएगी ये रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगी, क्योंकि रिवर्सिबल रिएक्शन कभी भी कंप्लीटेशन में नहीं जाती है, कंप्लीट रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाता। अगर हमें फॉरवर्ड रिएक्शन आगे करना है तो कोई ऐसी बात लगानी पड़ेगी जिससे उसकी उत्क्रमणीयता फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाए। तो यहां पर जब हम ईथर लेते हैं, ईथर लेते हैं बेटा, ईथर क्या करता है, जो ईथर है यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को RMgX ये अपने लोन पेयर के साथ इसको लोन पेयर देकर इसको सॉल्वेट कर लेता है, अतः यह अपने में मिला लेता है। अपने लोन पेयर देकर ये अपने क्या करता है बच्चों, यह अपने लोन पेयर देकर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अपने में सॉल्वेट कर लेता है, मिला लेता है, इसको भागने नहीं देता है वापस, अर्थात बैकवर्ड रिएक्शन के लिए जाने नहीं देता। जैसे ये बना ईथर ने इसे तुरंत पकड़ के सॉल्वेट कर लिया, किसको? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। अगर यह ईथर नहीं होता तो यह ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वापस एल्काइल हैलाइड्स और मैग्नीशियम बना देता और फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो हो जाती और कंप्लीट ही नहीं होती कभी। ईथर ने क्या किया, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉल्वेट करके आगे ने पीछे बैक रिएक्शन के लिए जाने दिया, जिससे क्या होगा, यानी ईथर का यूज क्या है, ईथर क्या करता है, ईथर का यूज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉल्वेट कर लेता है ना, सॉल्वेट करके फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट इंक्रीज करता है। क्या करता है भाई? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ईथर क्या करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉल्वेट कर लेता है अपने कोवेलेंसी के द्वारा और फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाता है, जिससे प्रोडक्ट ज्यादा मात्रा में मिलता है। चौथी बात, इसे हमने ड्राई क्यों लिया, शुष्क क्यों लिया, नम क्यों नहीं लिया, नम क्यों नहीं लिया? प्रश्न क्या आता है, नम क्यों नहीं लिया? अगर यहां पे स्मॉल ट्रेस ऑफ वाटर भी होगी, छोटा सा अमाउंट भी अगर पानी का होगा, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत एक्टिव रिएजेंट होता है। एक्स लिख दें, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत एक्टिव रिएजेंट होता है, यह पानी से तुरंत रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा। क्या कर लेगा बच्चों? यह जल से तुरंत रासायनिक अभिक्रिया कर लेगा और यह एल्केन बनाएगा। क्या बनाएगा? यह एल्केन बना देगा, जल से रासायनिक अभिक्रिया करके यह एल्केन बना देगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो खराब ही हो जाएगा फिर। तो दो कंडीशनें थी। ड्राई क्यों था? ड्राई इसलिए था क्योंकि यहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बहुत एक्टिव था, यह मॉइस्चर से रिएक्ट करके एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा था। ईथर का क्या यूज है? फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को बढ़ाने के लिए ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉल्वेट कर लेता है, जिससे वह बैकवर्ड रिएक्शन प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। एक तीसरी रिएक्शन में बताते हैं लिथियम के साथ। चलिए हम और एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराते हैं। जब एल्काइल हैलाइड को लिथियम, जिंक, लेड इत्यादि मेटल से रिएक्शन कराएंगे तो इनके भी कंपाउंड्स बन जाते हैं। जैसे हमने एक एल्काइल हैलाइड लिया C2H5I, लिथियम से रिएक्शन कराई तो इथाइल लिथियम बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह भी ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में होती है, ड्राई ईथर की रिप्रेजेंट में यह भी होती है। इथाइल लिथियम बन जाएगा और लिथियम आयोडाइड निकल जाएगा। ठीक है ना? और लिखें इसी क्रम में, यदि हम एल्काइल हैलाइड्स को जिंक धातु से रिएक्शन करा दें, किससे करा दें? जिंक से रिएक्शन करा दें,
तब क्या होगा, डाई एल्काइल जिंक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, डाई एल्काइल जिंक, यानी कि क्या नाम होगा, डाईथाइल जिंक, और जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा बच्चों, जिंक ब्रोमाइड निकल जाएगा। अच्छा, एक रिएक्शन और पढ़ी थी हमने कक्षा 11 में इसकी, ये जो एल्काइल हैलाइड्स है C2H5 एलाई जो बना है, यदि इसकी हम कॉपर धातु से रिएक्शन करा दें, किससे रिएक्शन करा दें बच्चों, कॉपर धातु से हम रिएक्शन करा दें, तब क्या होगा, तब C2H5 का होल ट्वाइस CuLi बनेगा, डाई एल्काइल कॉपर आयोडाइड बनेगा। इस प्रोडक्ट का नाम गिलमान अभिकर्मक था बच्चों। क्या था, अभिकर्मक। यह भी एक फेमस अभिकर्मक था बच्चों। इसका यूज भी हायर एल्केन्स बनाने में किया जाता है। 11th में इस बात को हमने पढ़ा है कि यदि एल्काइल हैलाइड की फर्दर रिएक्शन करा दें कॉपर के साथ, तो डाई एल्काइल कॉपर लिथियम नाम का एक रिएजेंट बनता है। इस रिएजेंट को गिलमान रिएजेंट कहते हैं। इसका भी हायर एल्केन्स बनाने में व्यापक रोल है। मैं आशा कर रहा हूं एल्काइल हैलाइड्स की मेटल्स के साथ होने वाली रिएक्शंस आपको बहुत अच्छे से आ गई होंगी। इनको आप नोट कर लेना है। स्वयं के बनाए हुए नोट्स बच्चों ज्यादा इफेक्टिव होते हैं, इसलिए प्रयास करना नोट्स आप खुद के बनाएं। जब भी मेरे पास प्रॉपर अच्छे नोट्स उपलब्ध होंगे, मैं तुरंत चैनल पर सेंड करके आपको मैसेज भी करूंगा। अभी आपको नोट्स खुद बनाने हैं ना। चलिए अगले कालांश में हेलो एरीन्स के रासायनिक गुणों को लेकर आएंगे। तब तक पिछले सारे कॉन्सेप्ट आप तैयार कीजिए। परीक्षाएं नजदीक हैं, लगातार तैयारी करते रहिए बच्चों, तभी अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे।